नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। उससे पहले जो व्यूअर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है कि एक शोध कार्य में एक शोधकर्ता ने 9 राजनैतिक दलों में प्रत्येक दल का दूसरे दलों से तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया। राजनैतिक दलों के युग्मों की संख्या क्या होगी? ठीक है, यानी कि एक शोध कार्य में कुल 9 राजनैतिक दल थे, तो शोधकर्ता ने इन सभी दलों का तुलनात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया। तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आप जानते हैं कि सभी का अलग अलग युग्म बनाना होगा, तभी आप सभी दलों का आपसी में तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि युग्मों की संख्या कितनी होगी। आपको बता दें कि इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, और सूत्र है n इन ब्रैकेट n-1/2। अब इस तरह से अगर आप इस प्रश्न को हल करना चाहें तो n यानी कि जो दलों की संख्या है 9 और गुणे n-1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और अपॉन 2 फिर हो जाएगा ये 72/2 और 36, यानी कि जो आंसर आपका आएगा वो आंसर आएगा V। आइए, यानी कि टोटल कुल 36 युग्म बनेंगे, तो हम सभी राजनीतिक दलों का तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलें। यह देखा गया है कि खिड़कियां चौकोर दिखती हैं। आप जिस कोण से भी उन्हें देखें और कांच का ऊपरी भाग सदैव चक्राकार दिखता है, हालांकि उसका जो दृष्टिपटलीय प्रतिबिंब लंब वृत्तीय बनता है। यह क्षमता कहलाती है। यह क्षमता कहलाती है। यहाँ पर कॉन्स्टेंसी की बात हो रही है कि आप ध्यान दिए होंगे, क्योंकि आप चाहे दरवाजे को देखें चाहे खिड़की को देखें, ठीक है, तो जो आपकी अक्षपटलीय प्रतिबिंब बनता है उसमें हमेशा भिन्नता पाई जाती है। आप सामने से देखेंगे तो अक्षपटलीय प्रतिबिंब जो बनता है वो अलग बनेगा, बगल से देखेंगे अलग बनेगा, ऊपर से देखेंगे नीचे से देखेंगे, प्रत्येक दशा में जो अक्षपटलीय प्रतिबिंब बनता है वह भिन्न बनता है। उसके बाद भी आप दरवाजे को एक आयताकार ही देखते हैं, खिड़की को चौकोर ही देखते हैं, और ऊपर का जो शीशा, जहाँ तक ये बता रहे हैं कि कांच का शीशा जो चक्राकार लगा होता है खिड़की में ऊपर, वो भी आपको उसी तरह ही दिखता है, जबकि अक्षपटलीय प्रतिबिंब में भिन्नता होती है। तो इस क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रश्न में पूछा गया है कि इस क्षमता को क्या कहा गया है, तो आप जानते हैं कि इसे क्या कहेंगे? सेफ कॉन्स्टेंसी, यानी कि जो आकार है उसमें एक स्थिरता पाई जाती है, यानी कि भिन्न भिन्न कोणों से यदि किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देखा जाए तो अक्षपटलीय प्रतिबिंब में भिन्नता होने के फलस्वरूप हम समरूप प्रत्यक्षण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेफ कॉन्स्टेंसी कहते हैं। उसी प्रश्न का ये आंसर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए हम अगले प्रश्न पर बढ़े। व्यक्तित्व का अध्ययन कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। कई सिद्धांत प्रतिपादित किए जो हैं साइको एनालिटिकल, ट्रेट एंड टाइप थियरी, कॉग्निटिव थियरी। ठीक है, तो ये 4 विचारधारा बताई गई है जो व्यक्तित्व को अलग अलग तरह से व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया, उनके संप्रत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो आप जानते हैं कि साइको विश्लेषण सिद्धांत, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ट्रेट एंड टाइप थियरी और कॉग्निटिव थियरी। ठीक है, तो अगर आप इन सभी को दें तो देखिए ये कह रहे हैं कि उपरोक्त का सही कालानुक्रम बताइए, यानी कि क्या करना है? इन सभी को एक निश्चित कालानुक्रम में आपको करना है। तो आप जानते हैं कि जो सबसे पहले क्रेसमर और शिल्डर ने दिया है वो ट्रेट एंड टाइप थियरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि साइको एनालिटिकल
यानी कि मनोविश्लेषणात्मक थियरी यानी कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित थियरी, फिर न्यू फ्राइडियन थियरी और फिर लास्ट में कॉग्निटिव थियरी आती है। इस आधार पर आप जब ऑप्शन चुनते हैं तो ऑप्शन सही हो जाता है डी। आइए अगले प्रश्न पर चलें। प्रमस्तिष्कीय वल्कुट निम्नलिखित प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात की जा रही है। आपको हमने मस्तिष्क की संरचना बताया होगा, क्योंकि मस्तिष्क की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये लघु मस्तिष्क होता है और यहाँ से सुषुम्ना निकल जाती है। तो वहीं पे ये केंद्रीय फिशर होता है, ये लेटरल फिशर होता है। तो विशिष्ट क्षेत्रों में बटा होता है जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। कुछ सेंसरी एरिया होते हैं, कुछ मोटर एरिया होते हैं और कुछ एसोसिएट एरिया होते हैं। तो इन तीन तरह के मुख्य क्षेत्रों द्वारा विभक्त होता है क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि हमारा प्रमस्तिष्कीय वल्कुट। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रमस्तिष्कीय वल्कुट निम्नलिखित प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कौन से, मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स और एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर चलें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, क्योंकि प्रबलन की अनुसूचियां हैं, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल और उसकी संक्षिप्त व्याख्या है। अब जानते हैं कि पुनर्बलन के प्रबल समर्थक स्पीयरमैन ने प्रबलन की कुछ अनुसूचियां दी और उसके आधार पर उन्होंने अनुक्रिया की दर बताई। तो यहाँ पर उसी से बना हुआ क्वेश्चन है। तो इन्होंने, जब आप पढ़ेंगे स्पीयरमैन को या उनकी सिद्धांत को, लर्निंग के सिद्धांत को, तो आप ध्यान देंगे कि जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है उसे इन्होंने दो प्रमुख भागों में बांटा। पहले को उन्होंने कहा रेशियो शेड्यूल और दूसरे को कहा इंटरवल शेड्यूल। रेशियो शेड्यूल में उन्होंने दो तरह के शेड्यूल देकर अनुक्रिया देखने का प्रयास किया। एक को कहा गया फिक्स रेशियो शेड्यूल और एक को कहा गया वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ठीक उसी प्रकार से अंतराल अनुसूची में भी दो तरह के, फिक्स अंतराल अनुसूची और वेरिएबल अंतराल अनुसूची। तो इस तरह से अलग अलग अनुसूचियों का प्रयोग करके अलग अलग प्रबलन के तरीकों के आधार पर उन्होंने अनुक्रिया की व्याख्या करने का प्रयास किया। तो अब आइए देखते हैं प्रश्न में नियत अनुपात अनुसूची। नियत अनुपात अनुसूची का तात्पर्य यहाँ पर है कि फिक्स्ड, यानी कि नियत है। बताया कि फिक्स्ड अनुपात अनुसूची ये है और परिवर्त्य अनुपात अनुसूची ये, फिर नियत इंटरवल अनुसूची और नियत वेरिएबल इंटरवल अनुसूची। यही चार ऑप्शन और चारों के आधार पर उन्होंने बताया कि अनुक्रिया किस प्रकार से होती है। क्योंकि जो नियत यानी कि फिक्स अनुक्रिया अनुसूची होती है उनमें अनुक्रिया की दर जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस आधार पर आप ए मिलाएंगे डी से। ठीक है, परिवर्त्य अनुपात अनुसूची जो होता है वह जो है प्रत्येक प्रबलन के बाद थोड़ा विराम से अनुक्रिया की दर ऊंची होती है। जितने भी परिवर्त या वेरिएबल शेड्यूल होते हैं उसमें एक खास बात ये होती है कि जब पुनर्बलन दिया जाता है उसके बाद जो है अनुक्रिया की दर एकदम निम्न हो जाती है, लेकिन बाद में फिर अनुक्रिया की दर उसी तरह से बढ़ जाती है। वहीं जब हम फिक्स्ड इंटरवल रेशियो में देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो प्रबलन होता है, यानी कि प्रबलन से पहले अनुक्रिया की दर में वृद्धि होती है, और जो परिवर्त यानी कि परिवर्त अंतराल अनुसूची उसको आप फर्स्ट से मिलाएंगे कि अनुक्रिया की दर की ऊंची दर लोप में विरुद्ध भारी प्रतिरोध, यानी कि उसके लोप में यानी कि विलोपन में भारी प्रतिरोध होता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अगले प्रश्न पर चलें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें
संवेग के सिद्धांत और उनसे संबंधित उसकी व्याख्या पर चर्चा करनी है। चूंकि आप जानते हैं स्केटर एंड सिंगर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोलोमन का विरोध प्रक्रिया प्रकरण सिद्धांत, जेम्स लांजे और कैननबार्ड का सिद्धांत। ठीक, अब हम उनकी जो व्याख्या है उसको देखेंगे कि संवेग को उत्तेजित करने वाला उद्दीपन शरीर क्रियात्मक भाव प्रबोधन और स्वपरक सब्जेक्टिव स्थितियों का साथ साथ उद्बोधन करता है, जिसे संवेगों का नाम दिया जाता है। आप जब भी सांवेगिक अनुभव और शारीरिक उद्दीपन दोनों जहां पे साथ साथ आपको दिखें तो आप ये तुरंत समझ जाइएगा कि यह कैननबार्ड, जिसे हाइपोथैलेमिक सिद्धांत भी कहा जाता है, वह उससे जुड़ा हुआ है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। संवेग को उत्तेजित करने वाली घटनाएं शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं और उसकी अभिव्यक्ति को संवेग का नाम दिया जाता है। देखिए, ये जेम्स लांजे की बात कर रहा है। जेम्स लांजे का मानना था कि हम डर जाते हैं, हम भाग जाते हैं, इसलिए डर जाते हैं, यानी कि हम शेर देखकर भागते हैं, यानी कि शारीरिक प्रतिक्रिया पहले होती है, उसके कारण हम में संवेग उत्पन्न होता है। अगला आप देखें तो संवेग को उत्तेजित करने वाली घटनाएं बढ़ा हुआ भाव प्रबोधन उत्पन्न करती हैं, बढ़ा हुआ भाव प्रबोधन उत्पन्न करती हैं और उसकी संज्ञानात्मक समीक्षा। जो ही आपको संज्ञानात्मक समीक्षा व्याख्या में मिले तो आप जान जाइए कि यह स्केटर और सिंगर के संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो अगला अब आसानी से आप मिला सकते हैं कि संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं की स्वतः ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप विपरीत को ध्यान में रखें और चूंकि विरोध प्रक्रमण सिद्धांत सोलोमन का है तो आप अवश्य ही इसे मिला लेंगे और इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर चलें तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने किस पुस्तक में 1869 में वैयक्तिक प्रभेदों की अवधारणा दी? आप जानते हैं कि गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी 1869 में जिसका नाम था हेरिडिटी जीनियस। क्या नाम था? हेरिडिटी जीनियस, जिसे पैतृक प्रतिभा यहाँ कहा गया। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी। आइए फिर से हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर लेखक का नाम दिया गया है और उनके द्वारा प्रतिपादित कॉन्सेप्ट दिया गया है कि उनके योगदान दिए गए हैं। तो सबसे पहले टुल्विन है, R.W. ब्राउन एंड डी मैकलीन, एबिंगहॉस एंड R.C. एटकिंसन एंड शिफ्रिंग। ठीक, टुल्विन हम आपको पहले भी बहुत कई व्याख्यानों में बता चुके हैं कि इनका जो सबसे स्मृति के क्षेत्र में प्रमुख कार्य है वो प्रोसीजरल, सेमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी। तो आप इसमें तुरंत ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे एपिसोडिक मेमोरी है, यहाँ पर। वहीं आप जब एटकिंसन एंड शिफ्रिंग की बात करते हैं तो इन्होंने बफर मॉडल दिया, सबसे पहला स्मृति का मॉडल आप कह सकते हैं, तो आप बी को मिला देंगे। वहीं एबिंगहॉस का जब नाम आता है तो आप क्लासिकल फॉरवर्डिंग कर्व यानी कि उन्होंने अधिगम वक्र की अवधारणा दी, तो आप इसको सी से मिला लेंगे। अब जीव की घटना या टिप ऑफ द टंग फिनोमेना किसने दिया? R.W. ब्राउन। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अगले प्रश्न पर चलें तो किस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति बहुत प्रकार के विचारों से आरंभ करता है और किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है? क्योंकि जब बहुत सारे विचारों से शुरू करके किसी एक विचार पर हम जाते हैं तो अवश्य ही डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी कि अपसारी चिंतन होता है। अगले और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर हम बात करें तो क्लासिकी अनुबंधन के समन के लिए किस युग्म के साथ साहचर्य समाप्त करना अनिवार्य होता है? किस युग्म के साथ साहचर्य समाप्त, यानी कि ये बात कर रहा है कि जब साहचर्य हो जाए यानी अनुबंधन होने के पश्चात हम किस प्रकार से साहचर्य को समाप्त कर पाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब अनुबंधन हो जाता है तो अनुबंधन किसमें हो जाता है? UH के साथ अनुबंधन CR का हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है जो इसका साहचर्य समाप्त करना होगा वो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस से
कंडीशनिंग रिस्पांस के साथ आप साहचर्य समाप्त करेंगे। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाता है सी। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी और आपको विभिन्न एग्जामों में इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।